हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस 5 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने 1 से 4 तक के मॉडल सेट प्रैक्टिस के जीके जीएस के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख लेंगे। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, समान अध्ययन में यहाँ पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन डैश में किया जाता है। दोस्तों, कम्बाला जो है एक वर्ष में एक बार होने वाला भैंसा दौड़ है। और दोस्तों, इसका आयोजन जो है भारतीय राज्य कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा नंबर लिखा हुआ है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी वस्तुओं को अंत्य वस्तुएं कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं। तो दोस्तों, नकद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में जो विचरण किया जाता है उसके साधन होते हैं दोस्तों मौद्रिक नीति, उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है 4 नंबर में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो कथन कहा गया था दोस्तों, यह अरस्तु का कथन है, आप इसको याद रखेंगे। और हाँ दोस्तों, अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में लिखा हुआ है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। तो दोस्तों, सीमांत लागत जो है ये बराबर होती है मात्रा में अनुपात, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन होते हैं। तो दोस्तों, बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप इसमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण स्पर्धा और एकाधिकार इसके आत्यंतिक स्वरूप होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 7 नंबर में लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ऑप्शन है पहला नंबर में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, दूसरा में दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तीसरा में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चौथा में वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार जो है ये प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये दोस्तों किया जाता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक दोस्तों इसका लिपि अज्ञात है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में लिख रहा है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी। तो दोस्तों, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है अनुक्त मर्यादा। दोस्तों, कविराज मार्ग जो है मैं आपको बताता चलूँ, कविराज मार्ग जो है दोस्तों ये लिखा गया है अमोघ वर्ष, ये दोस्तों लिखा हुआ है अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा। और दोस्तों, उषापरी नायम इसकी रचना जो है दोस्तों किया गया था बाणभट्ट के द्वारा। और दोस्तों, कथा सरित सागर ये जो है, या कथा सरित थागा ये जो है दोस्तों सोमदेव के द्वारा जो है रचित है, आप इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है अनुक्त मर्यादा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो दोस्तों, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो हैं यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असहयोग, सविनय तथा बहिष्कार। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ, असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों सन 1920 में हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था दोस्तों सन 1930 में। और दोस्तों, बहिष्कार आंदोलन को जो है दोस्तों कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी दोस्तों इस बहिष्कार आंदोलन को जाना जाता है। और दोस्तों, आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है उसको वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार जो है दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 360 में।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में दोस्तों स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है इसको, तो शेयर बाजार तथा भावी बाजार को समवर्ती सूची में का ये विषय नहीं है। बाद बाकी दोस्तों आप देख रहे हैं कि जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण ये समवर्ती सूची का विषय है, तो जंगल जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है, और मजदूर संघ भी दोस्तों ये जो है समवर्ती सूची का ही विषय है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ग्रैंड कैनियन नदी। ग्रैंड कैनियन नदी जो है दोस्तों किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन जो है दोस्तों किस नदी में है, तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलोराडो। तो दोस्तों ये कोलोराडो या ग्रैंड कैनियन जो है दोस्तों ये स्थित है अमेरिका में, यूएसए में। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों भारत का मुगल बादशाह जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है दोस्तों सन 1600 ईस्वी में हुआ था, आप जानते हैं। तो दोस्तों मैं इसका ऑप्शन आपको बताता चलूँ। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा हुमायूं, तीसरा औरंगजेब और चौथा अकबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब कि दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के कारण या होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो दोस्तों जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे तो उनके समय में कौन सी घटना निम्नलिखित ऑप्शन में से विकल्पों में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, ये आपको चुनने हैं। तो दोस्तों पहला में दिया हुआ है पुरातत्व विभाग की स्थापना, दूसरा है दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार, और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, और चौथा है बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों उनके समय में नहीं घटी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है दोस्तों ये उसके समय नहीं घटी थी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है दोस्तों सन 1885 में ही हुआ था। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पे, सॉरी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों फ्रांस में जब आतंक का शासन चल रहा था तो उसके समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों रॉबर्ट स्पियर ने दोस्तों ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट स्पियर। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों ये उंचीकल जलप्रपात है, आप इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों उंचीकल जलप्रपात है, तो दोस्तों ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। तो दोस्तों वर्षा के कारण जो है उसमें गहन निच्छालन हो जाता है, ऐसी मिट्टी को दोस्तों ऐसी मिट्टी में क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसी मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी, आप इसको याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर में लिखा हुआ है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। तो दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशरूम चट्टान जो है दोस्तों का निर्माण हो जाना ये उदाहरण है दोस्तों अपघर्षण का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों जल संवर्धन जो है पौधों के कर्षण की एक विधि है और इसमें प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है किसका, तो मिट्टी का प्रयोग दोस्तों इसमें नहीं किया जाता है, बिना मिट्टी का इसमें जो है दोस्तों ये प्रयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों लिखा हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जो है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है संकटग्रस्त प्रजातियों को इस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति जो हैं उनको रेड डाटा बुक लाल रंग के डाटा बुक में दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाल डाटा बुक। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है भारत में
करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत में करेंसी नोटों की जो दोस्तों मुद्रण या इसको छापता है, ये दोस्तों काम करता है सिक्योरिटी प्रेस, जो नासिक का है अपना, ठीक है। सिक्योरिटी प्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नासिक में है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। दोस्तों ये जो है दोस्तों मसूरी में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय जो है दोस्तों लियोन्स फ्रांस में स्थित है, ये सही है, करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय दोस्तों बर्न में है, स्विट्जरलैंड में, ये भी दोस्तों सही है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों रोम में है, इटली में, ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों 4 नंबर में आपको दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय दोस्तों आपको दिया लंदन, तो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे गलत ही मैचिंग ढूंढना था, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक हैं फली एस नरीमन। दोस्तों फली एस नरीमन द स्टेट ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन 27 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो दोस्तों इनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार किनको नहीं दिया गया था, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर विंस्टन चर्चिल को दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 28 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार और उसके राज्य सही ढंग से सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है दोस्तों मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात और दोस्तों बानेश्वर मेला राजस्थान। तो दोस्तों ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। मोढेरा नृत्य महोत्सव दोस्तों ये गुजरात में ही आयोजित होता है और बानेश्वर मेला भी दोस्तों ये राजस्थान में जो है ये दोस्तों आयोजित किया जाता है। तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन में विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन जो है ये लोकसभा द्वारा 2025 में दोस्तों इस विधेयक को पारित किया गया था सरकार के द्वारा। इस विधेयक का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, भारत में सभी प्रकार के गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद दोस्तों दूसरा में आप देख रहे हैं कि गेमर्स के लिए मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना। तीसरा में दोस्तों लिखा हुआ है कि कैसीनो और सट्टेबाजी उद्योगों को बढ़ावा देना। और दोस्तों चौथा में आप देख रहे हैं कि हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए इस स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपको दिवस है चारों ऑप्शन में से जो अक्टूबर के माह में नहीं मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों आपको मैं बता दूं ये मनाया जाता है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि दोस्तों ये भी जो है अक्टूबर में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 3 में आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आप जान रहे हैं कि ये जो है दोस्तों 5 जून को दोस्तों ये मनाया जाता है। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों ये मनाया जाता है कब से? तो सन 1972 से ये मनाया जाता है। और दोस्तों 4 में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन मतलब कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस विकल्प में आपको भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। मतलब कि इन तीनों में जो है दोस्तों ये तीनों दिवस जो है दोस्तों अक्टूबर माह में भी मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये जून में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ERD की रिपोर्ट के अनुसार UPI उपयोग में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार UPI उपयोग में भारत का सबसे
पहला राज्य या शीर्ष राज्य जो है दोस्तों आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीआई यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और उसके कथनों के अनुसार आप दोस्तों बताएंगे किसमें से दोस्तों कौन कौन ऑप्शन सही है या कोई ऑप्शन सही नहीं है, आप इसका चुनाव करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन लिखा है भारत में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। और दोस्तों दूसरा में लिखा हुआ है दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत का यात्रा और आगे की अनंत संभावनाओं की कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों भारत में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है दोस्तों ये मनाया गया था 23 अगस्त को ही दोस्तों, लेकिन ये जो है दोस्तों पिछले साल मतलब कि सन 2024 में दोस्तों ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों मनाया गया था और दूसरा दोस्तों 23 अगस्त 2025 को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जबराबंदी का कारक है। जबराबंदी रोग दोस्तों ये किसके कारण होता है? इसमें आपको ऑप्शन में दोस्तों आप पहला में देख रहे हैं पास्टुरेला पेस्टिस, दूसरा लिखा हुआ है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, तीसरा में दोस्तों लिखा हुआ है ट्रिपोनिमा पैलिडम और दोस्तों चौथा में लिखा हुआ है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं जबराबंदी रोग में क्या हो जाता है, तो दोस्तों जबराबंदी रोग जो है इसमें जबड़े की मांसपेशी जो है दोस्तों अकड़ जाती है और दोस्तों ये क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी नामक जीवाणु जिन्हें आप बैक्टीरिया कहते हैं उनके कारण दोस्तों ये होता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन के सम्मान में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसको जो है आप याद रखेंगे खाद्य और शांति के क्षेत्र में दोस्तों उनके योगदान के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो दोस्तों मुस्लिम शासकों में सबसे पहले मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, या जिनको शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेर खां या शेरशाह। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 38 नंबर में लिखा हुआ है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देविका सिहाग। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों दादर नागर हवेली की राजधानी जो है दोस्तों आप लोग जानते हो कि बखूबी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलवासा दादर नागर हवेली की राजधानी है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है कहलाती है। तो दोस्तों हवा की पट्टी के साथ ऊपर उठती है वैसी हवा को आप जो वर्षा में हवा चलती है वैसी हवा को आप दोस्तों क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्वतीय हवा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में आपको बताना है कि सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, ये पटना में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो दोस्तों बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये किस समूह में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्य श्रेणी में दोस्तों ये स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध किससे है? तो दोस्तों राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल ये तीनों वंश का संबंध जो है दोस्तों ये त्रिदिशीय संग्राम से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिदिशीय संग्राम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लिखा हुआ है किस महासागर में
पहली बार भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र की सतह से 5000 मीटर नीचे गोता लगाया और उस असाधारण गहराई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों आप ये हाल फिलहाल में सुने होंगे कि अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये भारत के जाबाजों ने है दोस्तों जल यात्रियों ने भारत के जाबाज जल यात्रियों ने दोस्तों समुद्र के नीचे जा कर के 5000 मीटर के नीचे गोता लगाया और वहाँ पे जा कर के दोस्तों असाधारण गहराई था वो, और वहाँ पे अपना भारतीय तिरंगा झंडा को लहराया था। और दोस्तों मैं आपको इसका डेट भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कारनामा जो दोस्तों 5-6 अगस्त को किया गया सन 2025 को। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया। तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये शुरू किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दोस्तों इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने ही छात्र आंदोलन का नाम जो दोस्तों 1974 में संपूर्ण क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, और उन्होंने ही इसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं 47 में मुमताज़ महल किस प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह की पत्नी थी। तो दोस्तों मुमताज़ महल जो है ये पत्नी थी शाहजहाँ की। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 48 में लिखा हुआ है प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है। दोस्तों प्राचीन के जो भी अवशेष हम लोग अध्ययन करते हैं उनके अध्ययन हम लोग करते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 49 में आप देख रहे हैं सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1857 में। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है। तो दोस्तों बिहार का जो एक सबसे बड़ा विख्यात और सुप्रसिद्ध हरियर क्षेत्र मेला है सोनपुर मेला, दोस्तों ये जो है आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा। दोस्तों आगे आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के दोस्तों हम कुछ और भी क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दोस्तों लिखा हुआ है एसी परिपथ में या दोस्तों एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो दोस्तों एसी परिपथ में एसी मीटर को दोस्तों मापा जाता है आरएमएस मान के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको आरएमएस का फुल फॉर्म बताता चलूँ। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दोस्तों आरएमएस का फुल फॉर्म हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण पे पड़ता है और दर्पण पे पड़ करके दोस्तों प्रकाश तरंग परावर्तित हो जाता है तो इसमें इसके किस चीज़ में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसके आयाम में परिवर्तन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 53 नंबर में लिखा हुआ है स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों स्थलीय वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक में दोस्तों सेलुलोज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद जो है दोस्तों ऑक्सीजन है। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों आप जानते हैं क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। उसके बाद आप जान रहे हैं दोस्तों कि सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इन सभी जो है कारकों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब संपन्न होती है तो उत्पाद के रूप में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं।
तो दोस्तों पौधों में द्वितीयक वृद्धि होने के लिए उत्तरदायी उत्तक दोस्तों होते हैं। मैं आपको बताता चलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्बियम उत्तक। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब वह काला और खुरदरा होगा तो सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है किसी भी ऊष्मा को। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, घरेलू बिजली उपकरणों या दोस्तों घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। तो दोस्तों हम लोग के घरों में जो है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है दोस्तों, वो किस धातु का बना होता है जिससे जो दोस्तों शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि वह धातु जो है दोस्तों उसका गलनांक कम होना चाहिए, तभी जो है दोस्तों हम लोग शॉर्ट सर्किट होने से बच सकते हैं, तभी हम लोग का फ्यूज जो है सुरक्षित हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गलनांक कम होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी वीडियो लाता रहूं, और आप जो है मेरे चैनल पे अगर बने रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक कौन सा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत का आपको बेहतर संचालक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवण जल। तो दोस्तों लवण जल जो है या साधारण लवण का सूत्र दोस्तों आप जान रहे हैं NaCl होता है। और दोस्तों आप ये भी जान रहे हैं कि Na जो है दोस्तों सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, और Cl क्लोरीन पे दोस्तों माइनस चार्ज होता है। और दोस्तों यह जो है विद्युत उत्पन्न करने का एक बेहतर संचालक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लवण जल। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 59 में लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का सूत्र मैंने अभी जस्ट लिखा है, और आप देख सकते हैं इसका सूत्र जो है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 NaCl। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों आप जान रहे हैं CaOCl2 का सामान्य नाम दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है। दोस्तों इसका सूत्र आप ऐसे भी देखते हैं कभी कभी CaOCl, और ये दोस्तों ब्रैकेट में रहता है का होल Cl इसको भरा जाता है। और दोस्तों इसी को जो है रासायनिक नाम इसका कहा जाता है दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों इसी को जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जामों में दोस्तों आपको कभी भी पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है। तो दोस्तों आपको बताने हैं कि अम्ल और क्षार में समानता क्या रखता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, उनका pH 7 से कम होता है। तो दोस्तों ये समानता थोड़ी ना हुआ, ये दोस्तों जो है आप जान रहे हैं कि pH अगर 7 से कम होगा दोस्तों तो वो प्रकृति में कैसा होगा, प्रकृति में वो जो है खट्टा होगा और वो अम्ल कहलाएगा। 7 आप जान रहे हैं दोस्तों 7 जो है वो उदासीन होता है, और 7 से जो है ज़्यादा अगर होगा दोस्तों तो ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये जो है क्षार कहलाता है। दूसरा में दोस्तों लिखा हुआ है वे करवा होती है। दोस्तों ये भी गलत है, करवा दोस्तों क्षार होता है। उसके बाद है दोस्तों अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल करेक्ट बात है, और दोनों में ये समानता भी रखता है दोस्तों। अगर हम जल में अम्ल को मिलाएं या हम जल में क्षार को मिलाएं, दोनों जो है दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है दोस्तों, उसमें से ऊष्मा जो है दोस्तों रिलीज होती है। तो ये दोस्तों समानता बिल्कुल रख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, वे परिरक्षकों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये परिरक्षक में उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एक मिश्रण में X, Y और Z नामक विभिन्न पदार्थ है, उनके आकार और रंग समान है। X कण भारी है और अचुंबकीय है, Y कण हल्का और अचुंबकीय है, जबकि Z कण चुंबकीय है। तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा कंडीशन दिया हो दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके। दोस्तों अगर हम उसको फटक लेते हैं कोई भी बर्तन या कोई भी पात्र में, या आप जानते हैं कि बांस का बना हुआ बहुत सारे जो है दोस्तों सूप वगैरह आते हैं, उसमें दोस्तों रख करके हम अगर फटक लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम चुंबक को वहाँ पे ले जा करके उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके आप लोग ये कर सकते हैं।
आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को कहते हैं। तो दोस्तों दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को दोस्तों कहा जाता है विभेदन क्षमता। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है। तो दोस्तों सूरज भी जो है दोस्तों स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं और दोस्तों कुछ और भी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो वैसी वस्तुओं को दोस्तों हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशमान वस्तुएं। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो दोस्तों दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है काला जार किससे संचारित होता है। तो दोस्तों काला जार एक बीमारी होता है और दोस्तों ये जो है संचालित होता है एक मक्खी होता है दोस्तों सिकता मक्खी उसके द्वारा दोस्तों ये संचालित होता है। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है एड्स देने वाले वायरस की पहचान कीजिए या पहचान किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों एड्स होने वाले वायरस की पहचान की गई थी दोस्तों मैं आपको बताता चलो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सन 1983 में एड्स का वायरस की पहचान की गई थी। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 68 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है सही मिलान चुनिए। तो दोस्तों सही मिलान आपको चुनने हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला में लिखा हुआ है मांसल आहार कैल्शियम तथा प्रोटीन। दूसरा में दोस्तों मत्स्य मंड और विटामिन। तीसरा में दोस्तों दूध रेशा और खनिज। और चौथा में दोस्तों अंड पीतक प्रोटीन और वसा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पहला में दोस्तों लिखा हुआ है मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन। दूसरा में दोस्तों मत्स्य का दोस्तों दिया हुआ है मंड और विटामिन। तीसरा में दोस्तों दिया हुआ है दूध रेशा और खनिज। और चौथा में है दोस्तों अंड पीतक प्रोटीन और वसा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंड पीतक जो है दोस्तों प्रोटीन और वसा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 69 में डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों डीपीटी जो है वैक्सीन ये आप देख रहे हो दोस्तों डीपीटी आप देख रहे हो शॉर्टकट में डीपीटी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। तो डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनस के उपचार के लिए डीपीटी का टीका या वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है। तो दोस्तों विश्व भर से समाप्त किया जाने वाला रोग है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक। तो दोस्तों चेचक जो है दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था सन 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया हुआ है दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेचक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 71 नंबर में मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो दोस्तों मलेरिया जो है दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एनाफिलिस मच्छर। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों किनके उपग्रह नहीं है आपको यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुध और शुक्र। दोस्तों बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते हैं सूर्य का निकटतम ग्रह जो है दोस्तों ये मरकरी है बुध ग्रह। और दोस्तों ये सूर्य का परिक्रमा दोस्तों ये केवल 88 दिन में ही दोस्तों ये पूरा परिक्रमा कर लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का निकटतम ग्रह बुध। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 74 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष का
या के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों दीर्घदृष्टि दोष का कारण जो है दोस्तों होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। तो दोस्तों अभिनेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है तो इसका कारण है दीर्घदृष्टि दोष। और दोस्तों आप जानते हैं दीर्घदृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है उत्तल चश्मे में उत्तल लेंस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेतार नेटवर्किंग के लिए जो है दोस्तों प्रयोग की जाने वाला प्रौद्योगिकी है दोस्तों ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में दोस्तों जो है बिना तार के भी संपर्कित कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्लूटूथ। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो के लिए और आगे के मॉडल सेट प्रैक्टिस को करने के लिए और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को आप अगर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं आगे और भी मज़ेदार क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा और मॉडल सेट प्रैक्टिस 6 के कुछ क्वेश्चंस को करवाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।